आपने जमानत शब्द तो ज़रूर सुना होगा। जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो जमानत शब्द का जिक्र होता है। लेकिन जमानत क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने दिन में होती है और चार्जशीट का जमानत से क्या संबंध होता है? क्या चार्जशीट दाखिल होने के पहले ही जमानत हो सकती है? आज हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो यदि आप कानून के छात्र हैं तब तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही रोचक और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वैसे भी भारत के नागरिक होने के नाते आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए देरी के बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जमानत को यदि हम सरल शब्दों में समझें तो जमानत अंतरिम जमानत, अग्रिम जमानत और परमानेंट जमानत होती है। इन तीनों में अंतर हम आगे समझेंगे। दोस्तों, जब भी किसी सक्षम न्यायालय में हम जमानत अर्जी दाखिल करते हैं तो कोर्ट सबसे पहले तो दोनों पक्षों को सुनती है और पत्रावली का अवलोकन करती है। लेकिन हम न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल करते हैं तो उस टाइम जो अभियोजन पक्ष होता है, सामने वाला पक्ष होता है, उसके पास अभियुक्त के खिलाफ जो भी साक्ष्य सबूत होते हैं, जो एलिगेशन लगाए गए होते हैं, वह उसके पास उपलब्ध नहीं होते हैं। एक तरीके से पत्रावली ही उपलब्ध नहीं होती है। उसका कारण यह होता है कि अभी आपके मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है, वह अभी आईओ के पास है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, जो आपके मामले का विवेचक है, थाने पर है। तो इसलिए जो अभियोजन पक्ष होता है वह न्यायालय से टाइम ले लेता है, समय ले लेता है और एक तिथि नियत कर दी जाती है कि फला तिथि को वह आईओ से कमेंट्स मंगवा लेगा और उसके बाद बहस के लिए तिथि नियत कर दी जाती है। इस बीच यदि आपको लगता है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, आपको गिरफ्तारी का भय होता है, तो आप जो जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, आप उसके साथ ही एक अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं और माननीय न्यायालय से अंतरिम जमानत की प्रेयर कर सकते हैं। तो यदि न्यायालय को यह लगता है कि आपको अंतरिम जमानत देना चाहिए, न्यायालय संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंतरिम जमानत दे देता है। जब तक आपके जमानत प्रार्थना पत्र की पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक आप अंतरिम जमानत पर रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपकी गिरफ्तारी नहीं करती है और उसके बाद जब आपके मामले के जो साक्ष्य सबूत होते हैं, जो विटनेस का बयान होते हैं, जो भी केस डायरी के रूप में जो आईओ होता है वह अभियोजन पक्ष के पास लेकर नियत तिथि पर आ जाता है, तो आपके जमानत प्रार्थना पत्र पर फाइनल सुनवाई हो जाती है, बहस हो जाती है और उसके बाद वकील की दलीलों, साक्ष्य सबूतों और गुण दोष के आधार पर न्यायालय अपना फैसला सुना देता है। तो आप समझ गए होंगे कि अंतरिम जमानत क्या होती है। अब हम बात करते हैं अग्रिम जमानत की। अग्रिम जमानत को हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। धारा 438 सीआरपीसी के तहत किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में मूव की जाती है। तो आपको लगता है कि किसी मामले में पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर सकती है, आपको गिरफ्तारी का भय रहता है, तो आप गिरफ्तारी के पहले ही आप न्यायालय से अपने वकील के माध्यम से अपने बेगुनाही के साक्ष्य सबूतों को कलेक्ट करके अपने अधिवक्ता के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत मांग सकते हैं। तो यदि वकील के दलीलों व साक्ष्य सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं और आपको मिथ्या फंसा दिया गया है, तो आपको जमानत पर रिहा कर देगा। अब हम बात करते हैं परमानेंट बेल की। जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है तो जो भी उसके परिजन होते हैं, उसके घर वाले होते हैं, वह धारा 439 सीआरपीसी के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र मूव करते हैं, दाखिल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या चार्जशीट के पहले ही जमानत हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो जाती है और उसको जेल भेज दिया जाता है और इसी बीच आपने परमानेंट जमानत प्रार्थना पत्र यानी कि धारा 439 सीआरपीसी के तहत आपने जमानत प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में मूव कर दिया और आपके मामले में थाने से कमेंट्स भी आ गए और सुनवाई हो गई। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी कोर्ट को यह लगता है कि अभी आपकी चार्जशीट तो प्रिपेयर हुई नहीं है, अभी चार्जशीट तैयार की जा रही है और ऐसी स्थिति में अगर आपको बेल पर यानी कि जमानत पर रिहा कर दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जब छूट कर बाहर आएँ तो आप साक्ष्य सबूतों को नष्ट कर दें या भी जो भी आपके खिलाफ गवाह हैं आप उनको प्रभावित करें, उनको धमकाएं। तो इस लिहाज से थोड़ा सा यहाँ पे डाउट होता है, न्यायालय इस पर विचार करती है, न्यायालय को लगता है तो यहाँ पे बेल दे भी देती है। यह ज़रूरी नहीं है कि आपके मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं है तो आपको बेल नहीं मिलेगी, लेकिन जब तक आपके मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक न्यायालय इस बात पर विचार करता है
कि यदि आप छूट के आ जाएंगे तो हो सकता है कि आप साक्ष्य सबूतों को नष्ट कर दें, गवाहों को प्रभावित कर दें। तो इसलिए न्यायालय को विचार करना इस पर बनता है। ऐसा भी नहीं है कि आपके मामले में भी चार्जशीट दाखिल नहीं है तो आपको बेल नहीं मिल सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय को प्रतीत होता है कि आपको बेल मिलनी चाहिए, आप वास्तव में निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, प्रथम दृष्टया आप पे अपराध साबित नहीं हो रहा है, तो फिर आपको बेल मिल जाती है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अंतरिम जमानत, अग्रिम जमानत और परमानेंट जमानत क्या होती है। जमानत से रिलेटेड या फिर कानून से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप कोई वीडियो पाना चाहते हैं या फिर आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। या कोई मित्र फ़ोन कॉल के जरिए हमसे पर्सनली विधिक परामर्श लेना चाहता है तो न्यूनतम परामर्श शुल्क जमा करके आप हमसे समय ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, वहाँ से हमसे समय बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना फेवरेट पसंदीदा यूट्यूब चैनल प्रदीप लीगल हेल्प। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट, विनम्रता के साथ धन्यवाद।